सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे जो महत्वपूर्ण कंटेंट चल रहा था भारत की मृदा है, भारत की मिट्टी या भारत की मिट्टी में हमने मुख्य रूप से पहले देखा था इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन और उस मृदा की उत्पत्ति, भारत में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और रंग व गुणों रचना के आधार पर मुख्य रूप से भारत की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया था मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 6 भागों में। तो भारत की मिट्टियों के जो मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था जलोढ़ मृदा या काप मृदा पढ़ा था। इसके बाद दूसरी जो भारत की मृदा पड़ी थी वो काली मिट्टी या मृदा, ठीक है। काली मिट्टी को मुख्य रूप से हमने कल एक्सप्लेन किया था, इसका देखा था, स्टडीज किया था। साथ में काली मिट्टी के इस भारत के मानचित्र में समझने की कोशिश की थी कि भारत के डायग्राम में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, काली मिट्टी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ है भारत में, इस प्रकार देखे थे। काली मिट्टी को मुख्य रूप से हमने देखा था, इसके उपनाम भी देखे थे। उसको कपास की कृषि के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी या मृदा के नाम से जानते हैं। आज हम जो कल की मुख्य रूप से भारत की मृदा को 6 भागों में बांटा गया था, उसमें सबसे पहले पढ़ा था जलोढ़ मृदा। फर्स्ट मिट्टी कौन सी पड़ी थी? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा था इसको। इसके बाद हमने सेकंड जो भारत की मिट्टी कल पढ़ी थी वो कौन सी थी? काली मिट्टी, ठीक है, काली मृदा या मिट्टी। अब जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से इसको कार्प मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है जहाँ मैदानी का अधिकतर विस्तार है, वो है उस मिट्टी का जमाव सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में होता है जो नदियों का विस्तार, नदी जहाँ पे बहती है, इसको कार्प मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके बाद जो कल हमारा जो कंटेंट पढ़ा था मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है काली मृदा। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य रंग होता है वो काला ही होता है, ठीक है। अब इसका क्षेत्र विस्तार देखा, भारत में कहाँ कहाँ पे इसका किन किन राज्यों में इसका काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है उसके बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से तीसरी मिट्टी पढ़ेंगे भारत में। जो तीसरी मिट्टी है वो है लाल मृदा, लाल मृदा या मिट्टी। डेढ़ सौ लें। इस लाल मृदा का मुख्य रूप से भारत में इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लोह के अंश किस प्रकार के है, इसके तत्व कौन कौन से, इसका निर्माण, उसके बारे में हम इसको देखेंगे। मुख्य रूप से भारत के मानचित्र में क्या आधार पर, भारत के मानचित्र में इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ। अब रंग के आधार पर इसका मुख्य रूप से देखा जाए कौन सी किस प्रकार की मिट्टी है, लाल रंग। अब उसमें मुख्य रूप से लाल और लाल भूरा है ना, कैसा? लाल और लाल भूरा। इसमें मुख्य रूप से ये किस कारण होता है? ये लोहा ऑक्साइड के कारण ये लाल रंगा होता है, ठीक है। अब देखेंगे इस भारत के मानचित्र में, इस भारत के मानचित्र में हम देखेंगे कि लाल मृदा का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पे, इसका सर्वाधिक विस्तार लाल मृदा का कहाँ कहाँ पे है, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये भारत के मानचित्र में इसमें देखेंगे कि लाल मृदा का भारत में इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार सबसे अधिक कहाँ कहाँ पे, इसको इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहले ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब लाल मृदा का क्षेत्र विस्तार देखेंगे, यहाँ छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। इसके बाद ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर है ना, ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। किस राज्य में? इसमें भी लाल मृदा का विस्तार है। इसके बाद देखेंगे झारखंड के बाद में यहाँ पे ये है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा के बाद में है
यहाँ है तेलंगाना, तेलंगाना, ये कौन सा तेलंगाना? पूर्वी तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे ये है पूर्वी आंध्र प्रदेश, पूर्वी आंध्र प्रदेश में भी लाल मृदा का क्षेत्र विस्तार है। यहाँ पे देखा जाए तो मुख्य रूप से ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। ये यहाँ है, इसको कहेंगे पूर्वी कर्नाटक। पूर्वी कर्नाटक में भी इस लाल मृदा का विस्तार है, ठीक है। अब कुछ भाग यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी इस लाल मृदा का विस्तार है। अब लाल मृदा का विस्तार भारत में मुख्य रूप से अधिकांश विस्तार ये कौन से हैं? छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद पूर्वी तेलंगाना, पूर्वी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वी कर्नाटक। ये वाला जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र में मुख्य रूप से इसमें लाल मृदा का क्षेत्र विस्तार अधिकांश पाया जाता है, ये है, ठीक है। अब इसमें रंग के आधार पर तो इसका रंग कैसा है? लाल व लाल भूरा है ना। इसमें लोहा ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का होता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से जल धारण है ना, जल धारण मुख्य रूप से इसमें क्षमता कम पाई जाती है, कम होती है। जल धारण बहुत इसकी क्षमता कम पाई जाती है, अतः इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है ना। इसमें सिंचाई पानी की बार बार जरूरत पड़ेगी, ये तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। यह लाल मृदा के बारे में देखेंगे तो मुख्य रूप से यह बहुत ही उपजाऊ कम होती है। अब लाल मृदा में मुख्य रूप से देखेंगे तत्व, लोहा का तत्व अधिक पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन, चूना पत्थर, चूना और फास्फोरस, हुमस और जीवांश की इस मिट्टी में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। ये मिट्टी आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य रूप से ये कौन से घाटों में, यहाँ पे ये इस वाले लोकेशन में है तो आप इसमें देखोगे ये मुख्य रूप से नदी घाटियों के अतिरिक्त इस मिट्टी की जो परत होती है कैसी होती है? पतली और मोटे कणों के रूप में इसको देखने को मिलती है। अब इसकी मुख्य रूप से अगर बात की जाए विशेषताओं के तौर पर तो यह मिट्टी मुख्य रूप से छिद्रदार होती है। इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है ना, आर्द्रता जो बनाए रखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। इसमें खाद का अगर इसका उपयोग किया जाए तो इसमें इस मिट्टी में जो फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब इस मिट्टी में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से देखा जाए तो फसलें कौन कौन सी होगी? फसलें देखेंगे इस मिट्टी में तो देखेंगे प्रमुख फसलें होती हैं मक्का, चाय, आलू, हल्दी, ज्वार और बाजरा। ये आदि प्रमुख फसलें इस मिट्टी में उत्पादन होती हैं।